वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका जैसा कि कल पेपर है, आपकी जो भी शिफ्ट हो उसे आप देख लीजिएगा 11 से या 8 से, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिएगा। अगर सुबह टाइम है तो सुबह थोड़ा सा रिवाइज करके जा सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो जो जुलाई का पहला सप्ताह होता है उसमें वन महोत्सव मनाते हैं। वनों के विकास के लिए कौन सी नीति चलाई गई। तो राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ। तो ये हमारा जो है 1952 में राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ हुआ। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन किसने चलाया। तो सुंदरलाल बोगड़ा जी ने चलाया। देखिए हम पूरा फुल डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मतलब आंसर आप देख लीजिए। चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिपको आंदोलन को राइट लिवलीहुड पुरस्कार दिया गया, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो ये हमारा देहरादून में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो 1981 में भोपाल में ये की गई। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है। तो लगभग 25%, अपने देश के लगभग 24 पॉइंट समथिंग पर वन है। ये पहले का दिया हुआ 33%, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय पूछता है तो देहरादून है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है। तो देहरादून है। और इसके साथ ही ये जो अगर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो ये भी हमारा देहरादून में ही है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है। तो ये हमारा नागपुर में है। वन महोत्सव के जनक कौन है। तो के मुंशी जो है वन महोत्सव के जनक हैं। भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है। देखिए 33 जो है % होना आवश्यक है, ये राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, ठीक है। शिक्षा नीति बोल रहे हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33%, किसी भी देश का क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए, लेकिन अपने देश में सिर्फ 23.81 लगभग 24 जो है % के आसपास वन है, ठीक है। तो हमें इसीलिए पेड़ लगाने चाहिए ताकि आगे जो है हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए आपको पता है कि पेड़ कितने ज़रूरी हैं। जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए हमें पेड़ अधिक से अधिक लगाने ही चाहिए। तो भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। तो एमपी में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। 1981 में ये की गई। भारत के किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है। तो ये केरल में जो है, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है साइलेंट वैली, ये आपको बताना है। कल हमने शांत घाटी और उसमें जो आंदोलन हुआ उससे रिलेटेड बताया था। शांत घाटी जो है जैव विविधता के लिए फेमस है, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है। तो ये उत्तराखंड है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। तो कर्नाटक राज्य जो है हमारा, वो शहतूत रेशम को उत्पादित करता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो है ये हमारे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन हैं, ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है। तो 93% और 7% के आसपास है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय 93% और शीतोष्ण 7%। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी हैं। तो पतझड़ वन जो है सबसे प्रमुख हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है। तो जो भारत वन रिपोर्ट 2011 आई उसके अनुसार भारत में विश्व के वन का जो है 3% है, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो हरियाणा में जो है सबसे कम वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। तो सदाहरित वनस्पति पाई जाती हैं। दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं। तो वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं, ठीक है, जो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए एमपी में सबसे ज़्यादा वन, उसके बाद जो वन मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की थी। 1988 में की थी। देखिए इससे पहले हमने पूरी प्लेलिस्ट डिस्कस की हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को हमने लिया है। और मतलब जो कल वीडियो दिया था आपको फुल मतलब थोड़ा सा थ्योरी बेस लगेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, तो आप उसे ज़रूर से देख लीजिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। लगभग आधे घंटे के आसपास का वीडियो है, जिसमें हमने लगभग बहुत सारे आंदोलन और
बहुत सारे जो नीतियाँ हैं ये सब कुछ कवर किया हुआ है। और उसके अलावा हमने प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है हमारे चैनल पर, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की थी? तो 1988 में की थी। कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती? तो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद नहीं उगती। अगला है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो यहाँ पर सुंदरी जो है पेड़ पाया जाता है, उसी के कारण इसको सुंदरवन कहते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो जैव विविधता के जो ताप स्थल हैं ये पूर्वी हिमालय, मतलब ताप स्थल का मतलब हॉट स्पॉट, कल हमने डिस्कस किया था, कल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो था उसमें ही। पूर्वी हिमालय एवं मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर भी डिस्कस किए हैं, तो वो सभी देख लीजिएगा। पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट भारत के किस भौगोलिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? तो ये हमारा उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है? तो 10% है। ठीक है, अगला है, जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आहार जाल कहते हैं। जीवों की संख्या के किस स्तर पर अधिक होती है? तो जो निचले पोषी स्तर पर होती है वो अधिक होती है उत्पादक हमारे। तालाब की आहार श्रृंखला में मछली क्या है? तो मछली द्वितीयक उपभोक्ता होती है। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो हमारे केवल शाकाहारी को खाते हैं। अगला है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है? तो आपको पता है ओजोन लेयर रोकती है ओजोन परत। ओजोन परत के क्षय होने के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ये हमारा CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये हमारा जो खाद्य ऊर्जा में है ये हमारा सूर्य से 1% ही लेता है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पहले भी बता चुके हैं कि लिंडमान के नियम के अनुसार 10% मतलब जो है एक से दूसरे में जाता है, लेकिन जो सूर्य से लेते हैं वो 1% लेते हैं हरे पौधे। अगला है, ओजोन एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो 3 होते हैं, सभी को पता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण नहीं पदार्थ नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घास, लकड़ी और प्लास्टिक। अगला है, कौन सी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो ये हमने फुल डिस्कशन में बताया हुआ है कि कैसे करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाता है। निम्न से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो जो पर्यावरण मित्र हैं ये सभी जो काम है ये सभी पर्यावरण मित्र के हैं। भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 32 है। आगे भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वर्तमान में कितने रामसर वेटलैंड साइट हैं? तो 26 हैं। आगे देखते हैं, विश्व वन वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। वन्य जीव संदर्भित करता है तो पानी में और जमीन पर पौधे, जंगलों में जानवर, अपने प्राकृतिक आवास में जीवित जीव, मांसाहारी जानवर जैसे शेर, बाघ आदि। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जंगलों में जानवर को वन्य जीव संदर्भित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवन का महत्व निहित है? तो वन्य जीवन का जो महत्व है जनसंख्या संतुलन है, खाद्य श्रृंखलाओं और प्राकृतिक चक्रों का रखरखाव है, प्रजनन कार्यक्रम है, सभी है। तो यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। वन्य जीवों का महत्व इन सभी में निहित है। ठीक है, अगला है, उच्च उपज देने वाली किस्मों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होगा? उच्च उपज का मतलब ज़्यादा पैदावार हो, तो ऐसे देने वाली किस्मों के उत्पादन में कौन सा अधिक उपयुक्त है? उर्वरकों का अधिक उपयोग, सिंचाई और कीटनाशकों का प्रयोग। बेहतर इनपुट का जवाब देने के लिए अनुवांशिक क्षमता वाले जीवों की जंगली किस्मों के साथ प्रजनन, पौधों की रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, जंगली जीवों का चयन और उसके बाद संरक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि सिनकोना को इसके उपयोग की खोज से पहले ही समाप्त कर दिया गया होता तो मनुष्य किससे वंचित रह जाता? आपको पता है सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। ठीक है, तो ये सिनकोना जो है इसके अगर खोज से पहले ही समाप्त कर दिया होता तो क्या होता? दालचीनी के रूप में उपयोग करते हैं, तेज पत्ता मसाले के रूप में, तो ये मलेरिया रोधी दवा है, अभी आपको बताया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रजातियों का विनाश अनैतिक होगा क्यों होगा? एक लंबे विकासवादी इतिहास का
एक उत्पादक है, समृद्ध जैविक विविधता का एक हिस्सा है, अभी भी कुछ ज्ञात नहीं है, कुछ ज्ञात मूल्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? सभी बिल्कुल सही हैं। प्रजातियों का विनाश जो है अनैतिक होता है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन इसके आगे रख के चेक कर लीजिए, सही हैं। प्रजातियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? जंगलों की आग, शिकार, आवास विनाश, भोजन के लिए उनका उपयोग। बिल्कुल सही है। जो है इसमें से पूछा था प्रमुख कारण कौन सा? ये सभी कारण हैं यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं, तो इनमें से प्रमुख कारण जो है आवास विनाश है, क्योंकि जंगलों को हम लोग नष्ट करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे कभी कभी सुना होगा कि वहाँ पे शेर आ गया या चीता आ गया, बाघ आ गया, तेंदुआ आ गया, कुछ सुना होगा कि वहाँ पे शहरों से मतलब शहरों में पहुँच जाते हैं या गाँव में दिखते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि पेड़, उनके रहने का स्थान जो है वो हम ही लोगों के द्वारा काट दिए जाते हैं पेड़ पौधे। तो वो रहें कहाँ? अब जंगल ही विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनके मतलब वो रहेंगे कहाँ? भाई जंगल में ही वो लोग रहते हैं। तो सबसे जो मेन कारण है उनका आवास विनाश है, मतलब हम लोग उनकी जहाँ पे रहने का स्थान है उसे ही नष्ट करते जा रहे हैं। अगला है संकटग्रस्त प्रजातियों में अक्सर शामिल होते हैं। तो लुप्तप्राय, दुर्लभ प्रजातियां, सभी। तो यहाँ पे जितनी भी लिखे हुए हैं सभी सही हैं। जो रेड डेटा बुक जारी करता है, रेड डेटा बुक गुलाबी पृष्ठ होते हैं, उसमें हमने फुल डिस्कस किया हुआ था। तो ये जो है संकटग्रस्त जीवों की सूची जारी करता है। ऐसी प्रजातियां जो छोटी आबादी में होती हैं और केवल कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहती हैं, उन्हीं की श्रेणी में रखा जाता है। तो उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? छोटी आबादी में होंगी, कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित होंगी, लुप्तप्राय, कमजोर, दुर्लभ या सभी। तो ये भी जो है ये आएंगी दुर्लभ प्रजातियां जो देखने को नहीं मिलती ज़्यादातर जगह। अब मान लो पेंगुइन है, तो हमको क्या पेंगुइन हर जगह पे मिल जाएगी? तो वो क्या है? एक स्पेसिफिक जगह पे ही मिलती है, इसलिए वो भी क्या है? दुर्लभ प्रजातियां हो गई। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो केवल एक जगह, बहुत सारी चिड़िया होंगी जो हमारे यहाँ पे नहीं मिलती और अलग देशों में मिलती होंगी, तो वो हम लोगों के लिए दुर्लभ है कि अगर एक आधी अपने यहाँ पे मिल जाए। ठीक है। जीवित संसाधनों का संरक्षण एक जटिल ऑपरेशन है और इसका संबंध से है, किससे संबंध है जटिल ऑपरेशन का? तो पौधे और जानवर, पर्यावरण के सभी जीवित जीव और निर्जीव तत्व जिस पर वे निर्भर हैं, वन्य जीवन और जंगलों की सुरक्षा जिसमें निवास करते हैं, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, पर्यावरण के सभी जीवित जीव और निर्जीव तत्व जिस पर वे निर्भर करते हैं। ठीक है। अगला है प्रजातियों को संरक्षित करने के प्रयास में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो क्या ध्यान दिया जाना चाहिए? प्रजातियां जो केवल एक परिवार या जीन्स का प्रतिनिधित्व करती हैं, दुर्बल प्रजातियां, समग्र रूप से अन्य प्रकार के खतरों वाली प्रजातियां, विलुप्त होने का संरक्षण वे किस्में जो अधिक खतरे में हैं, और सामान्य वनस्पतियों और जीवों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पूछा था संरक्षित करने के प्रयास में विशेष ध्यान क्या देना चाहिए? तो प्रजाति जो केवल एक परिवार जीन्स का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा ध्यान देना चाहिए संरक्षित करने में। ठीक है। अगला है मनुष्य और जीवमंडल कार्यक्रम MAB किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मनुष्य और जीवमंडल जो कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा, IUCN द्वारा या यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को और IUCN का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। WWF ये सभी कुछ बता चुके हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है। तो यहाँ पे यूनेस्को जारी करता है। अगला है संरक्षण के संदर्भ में WWF का, देखिए अभी बताया था, मतलब पूछ रहे थे यहाँ पे आ भी गया। तो इसका होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। तो यहाँ पे विश्व वन्यजीव कोष, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड को ही कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला है हमारे अधिकांश वन किससे बने हैं? तो आपको पता है कि जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है हमारे यहाँ पे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे अकॉर्डिंग जो है सी ही सही है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है। रेड डेटा बुक किसके द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लुप्तप्राय, पौधे और जानवर सभी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट था। अगला है उच्च पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए तो जंगलों को साफ किया जाना चाहिए, नए लगाए जाने चाहिए। साफ कर देंगे उनको तो फिर पहुंच जाएंगे अच्छे से, हम लोग सांस कैसे लेंगे? ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। अन्य उपयोगों के लिए काटे जाने वाले पेड़ों के स्थान पर एक पेड़ लगाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि किसी पेड़ को अन्य उपयोग के लिए काटा गया है तो कुछ तेजी से बढ़ने वाले वार्षिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे पूछा था उच्च परिस्थिति, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही है कि काटे जाने वाले पेड़ की जगह पे हम लोग एक पेड़ और लगाएं, ये भी सही है। लेकिन अगर मतलब ऐसा पेड़ लगाएं जो तेजी से वृद्धि करे तो वो जो है ज़्यादा सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ज़्यादा सही है। ठीक है।
और वैसे सी भी सही है, बी भी सही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वन महोत्सव का अभ्यास के लिए किया जाता है, तो वन महोत्सव का जो अभ्यास है किसके लिए किया जाता है? जंगल काटना, वन रोपण, वन विनाश तो आपको पता है वन रोपण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से जानवरों के किस समूह में लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो स्तनधारी, मछली, सरीसृप या पक्षी। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। जो लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है वो सरीसृप है, मतलब रेप्टाइल्स जो फिसलने वाले, जिनकी स्किन जो है चिकनी होती है, जैसे सांप वगैरह है। ठीक है, अगला है रेड डेटा बुक है, छिपकली है। ठीक, रेड डेटा बुक में वर्णित प्रजातियां हैं तो कौन सी हैं? लुप्तप्राय, कमजोर या दुर्लभ। ठीक है, ये ऑप्शन जो है भूल जाइए, यहाँ पे कुछ कमजोर प्रजातियां लिख लीजिए। ठीक है, अगला है आपकी राय में किसी क्षेत्र की पादप विविधता को संरक्षित करने का सबसे मनोवैज्ञानिक तरीका कौन सा है? तो बीज बैंकों को विकसित करके, ऊतक संवर्धन विधि द्वारा, बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर या वनस्पति उद्यान बनाकर। तो किस क्षेत्र में की पादप विविधता को संरक्षित करने का वैज्ञानिक तरीका है? तो वैज्ञानिक तरीका जो है वो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बायोस्फीयर रिजर्व बना करके। बहुत सारे हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व ऑलरेडी हैं, तो हाँ, हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ है। जैव विविधता के हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है, तो यहाँ पे कौन सा? थोड़ी जैव विविधता, अधिकतम जैव विविधता। जो अधिकतम जैव विविधता है वही अभी आपको बताया, जहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है वही हमारे हॉट स्पॉट बनाए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और सबसे ज़्यादा मिलती कहाँ है? तो पश्चिमी घाट पे मिलती है। राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या में स्थित है, तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा कहाँ है आपको पता होना चाहिए? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एमपी में ही क्या है, हमारे वन भी सबसे ज़्यादा हैं। यदि अधिक ऊंचाई पर पक्षी दुर्लभ हो जाते हैं तो पौधों के लुप्त होने की संभावना होती है। ठीक है, जो है तो कौन सा है? पाइन, आर्किडो, ओकी या रोडोडेंड्रॉन। तो कौन सा ऐसा है इसमें से? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दुर्लभ प्रजातियां नहीं हैं, तो कम संख्या में पाई जाती, बड़ी संख्या में जो पाई जाती हैं वो दुर्लभ प्रजातियां नहीं हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये नहीं वाले क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के जो मुख्य क्षेत्र में है केवल मनुष्यों को रहने की अनुमति नहीं है, केवल जंगली प्रजातियां मौजूद हैं, मानव और वन्य जीव दोनों सह अस्तित्व हैं, सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति है। ठीक है, तो केवल जंगली प्रजातियां मौजूद हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस श्रेणी की प्रजातियों को अधिकतम प्राथमिकता की आवश्यकता है? तो जो सबसे अधिकतम जो प्राथमिकता की आवश्यकता है, लुप्त प्राय हैं, जो अब खत्म होने के कगार पर हैं, उन्हें हम संरक्षित करें। ठीक है, अगला है वन्य जीवों के लिए सबसे गंभीर खतरा आता है, तो सबसे गंभीर खतरा क्या आता है? विदेशी प्रजातियों का परिचय, आवास विनाश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अत्यधिक शोषण। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, आवास विनाश। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों का वाह्य संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो जो प्राकृतिक संसाधनों का एक मिनट, वायु संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो मूल निवास को नियंत्रित करना, उत्प्रेरण और उत्परिवर्तन, जीवमंडल में प्राकृतिक और कृत्रिम खतरों से वन्य जीवों की रक्षा करना, बड़े पैमाने पर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जीवमंडल में प्राकृतिक और कृत्रिम खतरों से वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, ये जो है प्राकृतिक संसाधनों का वायु संरक्षण है। ठीक है, आंतरिक नहीं पूछा, वायु पूछा है। MAB का मतलब क्या है? अभी MAB आया था। ठीक है, तो MAB का क्या होगा? मैन एंड आगे क्या होगा? बायोम, या हाँ, इसको मतलब मनुष्य जीव मंडल, मनुष्य जीव विज्ञान, बायोलॉजी, कौन सा सही है? तो जीव मंडल सही होगा, आपको पता है। ठीक है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी शब्द किसने दिए ये भी हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर था। अब तो बता दीजिए कमेंट करके, बहुत सारे बच्चे नहीं बताते, अब कल ही पेपर है, इसके बाद तो नहीं पूछेंगे ना आपसे, इसलिए आज बताइएगा जरूर। बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसके द्वारा सुझाई गई थी? तो बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यूनेस्को, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोई नहीं तो यूनेस्को के द्वारा सुझाई गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसने दी? तो यूनेस्को ने दी। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व के हेर फेर क्षेत्र में है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के जो हेर फेर क्षेत्र में है वो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे बताना है, ये तो हम लोग कर चुके हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बीच में। तो ये अभी बताया यूनेस्को के द्वारा सुझाई गई, तो हेरफेर में है, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कई मानवीय गतिविधियों की अनुमति है। ठीक है, हेरफेर क्षेत्र में कई मानवीय गतिविधियों की अनुमति है। आगे देखते हैं,
दुर्लभ पौधे और जानवरों वाली साइलेंट वैली स्थित है, तो कहाँ है साइलेंट वैली? आपको कल पूरा बताया था, साइलेंट वैली हमारी केरल में पड़ती है। और इसमें आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस ग्रह पर जीवों की कितनी प्रजातियां मौजूद हैं? ठीक है, जीवों की कितनी प्रजातियां हैं? 1 मिलियन, 5 मिलियन, 14 मिलियन, 20 मिलियन, तो 14 मिलियन हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। जानवरों के किस समूह को अधिकतम विविधता दिखाने के लिए जाना जाता है? तो स्तनधारियों, सरीसृप, तभी आपने देखा था। अधिकतम विविधता के लिए कीट हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के कीट हैं। ठीक है, तो कौन एक विश्व धरोहर स्थल है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मानस, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट या गोविंद सागर पक्षी अभ्यारण्य। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हमारा असम में पड़ता है, यही है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रजातियां विलुप्त होने के बहुत करीब हैं अगर संरक्षण के उपाय तुरंत नहीं किए गए, तो कौन सा ऑप्शन सही है? खतरे वाली प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, लुप्त प्राय या कमजोर। तो लुप्त प्राय जो मतलब खत्म होने की कगार पर है। तो रेड डेटा बुक सूचीबद्ध करता है, तो सभी प्रकार की जो है सूचीबद्ध करता है जो लुप्त प्राय हैं, दुर्लभ हैं या कमजोर प्रजातियां हैं। कौन सा एक लुप्त प्राय प्रजातियों का जोड़ा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हॉर्नबिल और भारतीय एकोनाइट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? यहाँ पे लागू होने की बात नहीं पूछ रहा है, पारित करने की बात पूछ रहा है, 2002 में। ठीक है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन सा है? तो पश्चिमी घाट, आपको पहले भी बता चुके हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हमने कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी बीच बीच में लिए हैं, तो सारे वीडियोस देखे होंगे तो जरूर पता होगा। 29 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, और भारतीय युवा दिवस जो मनाते हैं हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं। ठीक है, पौधे की प्रजातियों की इंडिया रेल लिस्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इंडिया रेल लिस्ट जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा तैयार की जाती है। भारत में शुरू की गई विदेशी प्रजातियां हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? भारत में जो शुरू की गई विदेशी प्रजातियां हैं ये लेंटाना, कैमरा, जलकुंभी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। बीटा विविधता है। बीटा विविधता क्या है? एक समुदाय के बीच, पर्वत ढालों में, एक मैदान में, तो समुदाय के बीच है। ठीक है, अगला है जैव विविधता के संरक्षण पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का स्थान और वर्ष था। तो ये कौन सा है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का स्थान और वर्ष कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका 2002, रियो डी जेनेरियो में 1992 में, या जोहान्सनबर्ग 2004 में, या रामसर सम्मेलन 1974 में। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए था ये आप लोग बताइएगा, अपने आप से क्वेश्चन करिए और आंसर दीजिए। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आपको वीडियो और देखने की ज़रूरत है। भारत जैविक विविधता पर सम्मेलन का एक पक्ष बना है। तो भारत जैव विविधता सम्मेलन का जो एक पक्ष बना है ये हमारा 1994 में बना। देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अधिकांश लुप्त प्राय प्रजातियाँ किसके शिकार हैं? तो ये जो अधिकांश लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं आवास विनाश के जो है शिकार हैं। निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतर आनुवंशिकी विविधता है? तो जो है आम की जो है सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता है। अगला है वैश्विक प्रजातियों की विविधता में भारतीय हिस्सा लगभग है। तो ये है ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है, 8%। विविधता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रजाति विविधता होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, 50 क्वेश्चन तो ये हैं, इसके पहले बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आप शेयर भी कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी आप शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पर आपको शाम तक PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग पहले वीडियो को देखिए अच्छे से और उसको तैयार करिए, उसके बाद PDF से पढ़िएगा। PDF से इतना मतलब जितनी देर में वीडियो देख लेंगे उतनी देर में PDF से नहीं पढ़ पाएंगे आप पूरा। तो आपको कुछ वीडियो मतलब PDF अभी भेज भी दी थी, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर PDF से पढ़ने में टाइम लगता है तो अगर उससे ना पढ़ पाइए तो वीडियो को आप देख सकते हैं आराम से, डबल स्पीड पे चला करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से मतलब कम टाइम में और ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।